चलो हेडिंग डाल दो जल्दी से, हेडिंग डाल दो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हेडिंग डाल के ध्यान से समझेंगे, बैठ जाओ ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है ना वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी की भी टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं सबसे पहले बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? सर उसकी वेलोसिटी है v। तो अगर उसकी वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, ध्यान देना। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। सर ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आपने पिछले लेक्चर में बताया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कोलम्बिक फोर्स के बराबर। के जेड जो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर होता है के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के, बताया था। ये बोहर के जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे कि न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोलम्बिक फोर्स, दोनों बराबर हो जाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो पा रहा है। पढ़ा था हमने ये। तो यहां से अगर मैं आर से आर कैंसिल आउट कर दूं तो क्या रहेगा बताओ जल्दी से? सर एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। समझ में आ रही बात? अब ये वैल्यू एज इट इज उठा के मैं यहां रखने वाला हूं, ध्यान देना, यहां रखने वाला हूं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू में रख सकता हूं के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। लिख दो जल्दी से, समझ में आ रही बात? एम वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, यहां रख दिया। काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। अब बात करता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी के लिए साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। के Q1 Q2 अपॉन में आर, ये हमने कहां पढ़ा था? जब मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाई थी, उससे पहले कोलम्बिक फोर्स पढ़ाया था। कोलम्बिक फोर्स में मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फोर्स इनटू डिस्टेंस, वहीं से आया था ये। अभी ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2, Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। ध्यान से समझना, ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की चारों तरफ यहां पर रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही था। न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पर रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है। अभी ध्यान से इंपॉर्टेंट क्या है, जो Q1 है, जो Q1 की वैल्यू मान लो ये है तुम्हारे पास न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा Z इंटू ई। और Q2 क्या है? सर Q2 है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को मैं यहां लिख रहा हूं माइनस ई। माइनस ई क्यों लिख रहे हो सर? ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? सर माइनस का चार्ज होता है। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं के जेड ई माइनस ई अपॉन में आर, लिख सकते हैं ये। अब तुम्हारा डाउट आना चाहिए, काफी बच्चों में डाउट आएगा कि सर आपने यहां तो माइनस ई लिख दिया, लेकिन जब आपने हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाई थी वहां तो अल्फा पार्टिकल के लिए 2e लिखा था, वहां तो आपने पोटेंशियल एनर्जी में प्लस माइनस की बात नहीं की थी। डाउट आना चाहिए। अब मेरे बताने पर तो डाउट जरूर आया होगा, तो ध्यान से समझना। अल्फा पार्टिकल की मैं बात करता हूं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सर 2He4 + 2, या ऐसे बोल दो डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। जानते हैं ये क्या ये नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है? सर ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है ये? सर ये जो हीलियम है ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। चूंकि वहां हमने अल्फा पार्टिकल की बात की थी, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने यहां पर सीधा 2e लिया था। समझ में आ रही बात? प्लस में। यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए मैं ले रहा हूं माइनस ई। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया ये। आगे बढ़ते हैं। हीलियम की वजह से मैंने या +2 की वजह से उसे 2e लिया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं माइनस ई लेके चल रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो हमारे पास देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लिख दो जल्दी से, लिख दो साथ के साथ ही। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये बात समझ में आती है क्या? सभी को समझ में आ रही है? ये बताओ जल्दी से। अब क्या होगा सर, टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी, ध्यान से समझेंगे, टोटल एनर्जी हो जाएगी सर, ये प्लस में हाफ है, ये माइनस में फुल है, तो इनमें से जब नेगेटिव कर देंगे, बताओ इन दोनों जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो के जेड स्क्वायर तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। देखो मैं ऐसे लिख दूंगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये तो कॉमन बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा प्लस हाफ, इधर बचेगा माइनस वन, प्लस हाफ और माइनस वन क्या होता है? माइनस हाफ। सिंपल मैथमेटिक्स से मैं इसे लिख रहा हूं ऐसे। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से ध्यान देना, एक रिलेशन में बता रहा हूं, एक रिलेशन क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है टोटल एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? सर यहां तो प्लस थी ये, और यहां पर वही वैल्यू है लेकिन माइनस में है, यही आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। देखो दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन केवल साइन का अंतर है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? के जेड ई स्क्वायर अपन में आर, और टोटल एनर्जी क्या होती है? माइनस, मतलब वो माइनस में होती है वैसे तो, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन में आर। टोटल एनर्जी क्या होती है? माइनस हाफ होती है। सर अगर ये पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के साथ पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, तो डिवाइड बाय टू कर दिया तो हमें मिलेगी टोटल एनर्जी। और ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दो इसे जल्दी से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं तुम्हें करवाने वाला हूं, इसे भी लगा देना 3 स्टार, इसे लगा देना 3 स्टार। ऊपर वाले को मैंने अभी 3 स्टार नहीं लगवाया है, नहीं लगाना है, इसे लगा दो 3 स्टार। टोटल एनर्जी बराबर जाएगी माइनस में काइनेटिक एनर्जी और बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। ये मैंने कैसे देखा? इन सारे टर्म्स को कंपेयर करके। समझ में आती बात? कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अभी ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट क्या है, जो टोटल एनर्जी हमने अभी बात की थी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, यही थी हमारे पास टोटल एनर्जी, यही थी ना। अच्छा हाफ लगाना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, लग गया तुम्हारे पास हाफ, यही थी ना वैल्यू, ठीक। अभी ध्यान से समझना, यहां पर आर की वो जो बड़ी सी वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, जानता हूं मुझे तो याद है, तुम्हें याद नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं करना वैसे। के जेड ई स्क्वायर अपॉन में, इसको देखो, इसे आर की वैल्यू में रख सकता हूं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर स्मॉल एम के जेड ई स्क्वायर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। ये कहां से आया है सर? ये आया है आर की जो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, उससे आया है। तो टोटल एनर्जी यहां पर आ जाएगी हमारे पास माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर स्मॉल एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। और यहां पर बाहर जो बचेगा तो जेड और जेड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जेड स्क्वायर और एन जो है वो एन स्क्वायर बना देगा, यही हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब की वैल्यू जो है रखने पर, इन सब की वैल्यू रखने पर टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इंपॉर्टेंट है। और इसे लगा देना 5 स्टार, क्या लगा देना? इसे 5 स्टार लगा देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। 5 स्टार खाने के लिए नहीं दे रहे हैं लेकिन लगा दो इसे। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, लिख दो। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो आ गया। टोटल एनर्जी ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं, तुम्हें तो जूल में आंसर चाहिए, एग्जामिनर ने हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं जूल में आंसर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ सर? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से,
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पता ही है आपको, ये हमने कहाँ पढ़ा था, पहले रिलेशन पढ़ा हुआ है सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलती है जूल में, जूल पर एटम में मिलती है, जूल पर एटम में वैल्यू मिलती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कन्वर्ट हो गया जूल में, लिख दो। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन आपको तो एक फॉर्मूला याद करना है, उसी से ये फॉर्मूला बन सकता है। सारे इंडिविजुअल फॉर्मूले याद करने बैठोगे तो दिक्कत ज्यादा होगी। हम कोई भी एक फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी, वो वैल्यू हमें मिलेगी किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। ये रिलेशन भी मैंने बताया हुआ है आपको, देख लो, लिख दो। तीनों की तीनों फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। आपको केवल ये फॉर्मूला जो 5 स्टार मैंने बताया वो याद करना है, ये दोनों बन जाएंगे। इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो जूल पर एटम में आ जाएगा, 96 से मल्टीप्लाई किया तो किलो जूल पर मोल में मुझे वैल्यू मिल जाएगी। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से, हो जाएगा सभी से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान देना, जो टोटल एनर्जी तो हमारे पास आ गई। टोटल एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है सर? टोटल एनर्जी जो है डिपेंड कर रही है हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर के ऊपर। तो यहां पर एक फॉर्मूला ये भी डिराइव कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी 1, दो ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ 1 अपॉन में टोटल एनर्जी ऑफ 2, मतलब E1 E2 लिख दूं मैं डायरेक्टली, एक ही चीज है वो, ऐसे में लिख देता हूं। जो E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन में Z2 का होल स्क्वायर, और ये जो N2 है वो रिवर्स हो जाएगा, तो N2 बाई N1, इसे मैं इधर ले लेता हूं, N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला तुम्हारे पास बन जाएगा। बट इतने फॉर्मूलेज याद नहीं करने, तो मैं बना बना के बता रहा हूं आपको। तो ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना, आपको याद करना है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये कॉन्स्टेंट है, हटेगा तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पर किया है। और टोटल एनर्जी 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो Z1 बाई Z2 का होल स्क्वायर, N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले क्वेश्चंस में एज इट इज यूज होंगे, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद करके इनको बनाना सीखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, वो भी समझेंगे। स्टापन डाल दो और समझेंगे, समझेंगे। पहले मैं बना देता हूं, फिर आप वीडियो पोस्ट करके फिर बना देना। पहले ध्यान से पूरा समझेंगे, क्योंकि पहले समझ में आएगा तभी लिखने का मजा है। और किस तरीके से बड़ा सा यहाँ पर होने वाला है कुछ, तो उसे हम लिखने पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, ध्यान देना। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पहले सा ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, या मैं बोल दूं ग्राउंड स्टेट। समझ में आती बात? ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं, ये तो हो गया तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट, ये हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट एक्साइटेड, ये हो गया तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को मैं ES लिख दूं शॉर्ट में। आगे बात करते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, दो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, आगे वाले में गैप थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए। इस तरीके से हमें बनाना है। पहले गैप ज्यादा है फिर कम है। फिर तीसरी जो स्टेट आने वाली है, तीसरी जो स्टेट आने वाली ये वाली, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो गैप आ रहा है वो और रिड्यूस हो जाना चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इन एनर्जी का एनर्जी लेवल तो इंक्रीज होता जाएगा, और जो दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है। यहां से IIT ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बोले, जो एनर्जी का जो गैप है वो डिक्रीज होता जा रहा है। वो डिक्रीज कैसे होता जा रहा है वो प्रूफ मैं आपको बताऊंगा अभी, बट इसे पहले समझते चलते हैं। थर्ड है ना, फिर अपन आगे चलेंगे, तो आगे चलते चलते वो इन्फानाइट, अगर मैं बात करता हूं इन्फानाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ध्यान देना, ये इन्फानाइट न्यूक्लियस से बहुत इन्फानाइट डिस्टेंस पे जो एनर्जी लेवल है वो मैंने इन्फानाइट शो कर दिया। यहां जो ग्राउंड स्टेट होती है इसके लिए n बराबर होता है 1,
ये पहली एनर्जी स्टेट है, ये क्या है सेकंड, तो n बराबर 2, सेकंड ऑर्बिट, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर n बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आती बात? वो nth ऑर्बिट है, मतलब वो जस्ट पारी हो गया, वो एटम से पारी हो गया एक तरीके से, n बराबर इनफाइनाइट हो गया। अब ये और समझो, इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख देते हैं, k l m n o p q, ऐसे चलता रहता है। चलो ठीक है, इसको k शेल, l शेल, m शेल, n शेल ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये सब हो गया। अभी और चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट जो दो समझो, यहाँ पर आ रही E1 की वैल्यू। E1 क्या होता है? E1 होता है -13.6 Z² बाई n²। अभी ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, ये वाला फॉर्मूला -13.6 Z² बाई n²। अगर n की वैल्यू, तो Z तो किसी पर्टिकुलर एटम का फिक्स होगा, n की वैल्यू जैसे मैंने बोल दिया Z मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए Z तो फिक्स हो गया। n की वैल्यू 1 2 3 लिखते चलेंगे अपन, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर एटम के लिए बात कर रहा हूं, जिसमें n बराबर 1 लिया तो -13.6 Z² आ जाएगा। फिर बात करते हैं E2 क्या आएगा, बताओ जल्दी से, -13.6 Z² बाई n², और n² की वैल्यू कितनी सर, n बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। समझ में आती बात? इसे जब तुम सोल्व करोगे तो ये आएगी तुम्हारे पास वैल्यू -3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही थी, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। मैं लास्ट में तुम्हें जगह दूंगा बनाने के लिए, टाइम दूंगा तुम्हें बनाने के लिए, ध्यान देना। E3 क्या होगा, -13.6 Z² अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 हो जाएगा। 9 से जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आने वाली है। समझ में आ रही बात? आगे का फिर तुम सोल्व करते रहना अपने हिसाब से। अगर मैं E4 की वैल्यू लिखता हूं तो ये हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन में 16 0.89 या कुछ ऐसे वैल्यू आती है, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूं, छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो जाएगा ये। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट देखो, पहले सबसे पहले इसको बना दो, और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी लेवल डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना दोगे। इनफाइनाइट पे भी बता दो, इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या आएगी सर, ई इनफाइनाइट पे जब लिखेंगे -13.6 Z² बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1 अपॉन में जाके हो जाएगा 0, मतलब इनफाइनाइट पे जो एनर्जी होती है वो होती है 0। ये बना दो जल्दी से, ऐसा बना दो वीडियो पॉज करके, फिर ये एनर्जी भी साथ के साथ लिख दो, हो जाएगा ये। अब मैं बात करता हूं एनर्जी के डिफरेंस की, समझना एनर्जी का डिफरेंस कैसे। अगर मैं बात कर रहा हूं E12, डेल E12 में बात कर रहा हूं, 1 से 2 पे मैं जा रहा हूं, 1 से 2 की मैं बात कर रहा हूं, 1 से 2, तो क्या होगा E2 माइनस E1, ऐसे लिखेंगे अपन, E2 माइनस E1, हायर माइनस लोअर ऐसे तो करते ना अपन जनरली। दो समझो, E2 माइनस E1 करेंगे तो -3.4 माइनस -13.6 Z², ऐसे ही होगा। कितनी वैल्यू आ गई ये सर, ये आ गए हमारे पास, कितना हो गया -10.2 प्लस में 10.2 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस कितना आया सर, डिफरेंस आया 1 और 2 के बीच में 10.2 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z तो फिक्स है। आगे बात करते हैं डेल 2 3 की बात करो सर, 2 से 3 पे गए तो E3 माइनस E2 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे देखते हैं अपन एनर्जी का। 3 कितनी है, -1.51, -1 समझो यार, यहां भी Z² था ये, है ना, ये भी Z² था, -1.5 Z² माइनस में तुम्हारे पास है 3.4 Z², यही है। देखो E3 की एनर्जी कितनी है, E3 की -1.51 है, E2 की एनर्जी कितनी है -3.4, तो E3 माइनस E2, यही है ना E2। बताओ कितना आ जाएगा ये सर, Z² तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1.5 प्लस 3.4 कितना हो जाएगा ये, -1.51 होता है वैसे तो ये, इसे लिखो
इससे ध्यान देना, इसे -1.51 लिख दो, -1.51 लिख देना। अच्छा वही लिखा था अपन ने वहां पर भी। अच्छा इसे जब सोल्व करेंगे 3.40 -1.51, कैलकुलेशन तो बच्चों तुम्हें करना चाहिए, सर से करवा रहे हो। 9 3 8 कितना हो जाएगा ये, 2 -1 1.89 आएगा। ध्यान देना 1.89 Z²। मुझे देख के बताओ इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट यही चीज है। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 10.2 Z², 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1.89 इंटू Z²। Z तो फिक्स है ना किसी भी एटम के लिए, वो तो फिक्स है। जो यहाँ 10.2 था, यहाँ डिफरेंस रह गया 1.89। कितना डिफरेंस हो गया, समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे हैं यहाँ से, सर इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस पहले 10.2 था, फिर इन दोनों के बीच में रह गया 1.9। एनर्जी के बीच में जो लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जा रहा है। लिख दो साथ के साथ ही लिख दो, ये बना दो जल्दी से, इसे तो मैं हटा रहा हूं, ये बना दो और लाइन लिख देना स्टापन डाल के। क्या लिखेंगे, स्टापन डाल के लाइन लिख देना, अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हायर एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो डिक्रीज होता जाता है। सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो डिक्रीज होता जाता है। समझ में आ रही बात? और ये भी बोलेंगे कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी ऑफ द जो ऑर्बिट है वो इंक्रीज होती जाती है। तो मैंने पहले भी लिखा दिया आपको पिछले लेक्चर्स में, हो जाएगा ये। क्या बोलेंगे, यहाँ पर एनर्जी जो गैप है, एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, लिख दो, हो जाएगा ये, ठीक है। अगला एक्वर स्टार लिखेंगे, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसे बोल देते हैं सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, या फिर इसे एक और नाम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मतलब वही जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। सेपरेशन एनर्जी भी वही एनर्जी जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दो ताकि वो सेपरेट हो जाए। सब एक ही नाम, एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, लिख दो ये तीनों के तीनों नाम, लिख दिया आपने, ठीक है। इन तीनों के तीनों नाम में ध्यान देना, मैं बात करता हूं सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी। दो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, सेपरेशन एनर्जी हो, बाइंडिंग एनर्जी हो, सब एक ही चीज के नाम है। क्या नाम है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा बाहर से दे दी जाए कि वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे जाए, और वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में इनफाइनाइट लेवल पे पहुंच जाए। इनफाइनाइट लेवल पे क्या है, उसकी एनर्जी 0 हो जा रही है। अरे बात समझ में, मतलब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा हुआ था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे उसका कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? मतलब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को जो बंधा हुआ है उससे बंधन तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं वो एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी या उसकी सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी, और यही एनर्जी बोली जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख दो चाहो तो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये जो वर्ड है ना आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आगे के चैप्टर्स में मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी लिख दो केवल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, लिख दिया ये। अच्छा अब बात करते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है। वो इतनी एनर्जी है कि उसको फाइनली कहां पहुंचा दिया जाए, इनफाइनाइट लेवल पे। समझ में आ रही बात, इनफाइनाइट लेवल पे। और जब कभी भी वो मेंशन ना करे कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे है, हम क्या लेके चलेंगे, ग्राउंड लेवल, लिख देना चाहो तो। सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है ना, कभी कभी वो बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ऐसा बोल देता है। अगर नहीं बोलता है तो हम क्या मान के चलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, सर ग्राउंड एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? और आयोनाइजेशन एनर्जी तो पर्टिकुलर जो डिफाइन होती है वो ग्राउंड लेवल के लिए डिफाइंड होती है, लेकिन सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी हम जो है वो ग्राउंड लेवल के अलावा भी और एनर्जी लेवल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन
मेंशन नहीं करेगा, हम क्या लेके चलेंगे, ग्राउंड एनर्जी लेवल। तो मैं यहां पर एक नॉर्मल केस लेके चल रहा हूं, कौन सा, ग्राउंड एनर्जी लेवल का। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, ये है तुम्हारे पास न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो कहां पर प्रेजेंट है, n बराबर 1 पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n बराबर 1 पे यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसे कितनी एनर्जी यहां से दे दी जाए, बाहर से एनर्जी इसे दे दी जाए कि ये एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाए, इनफाइनाइट पे, n बराबर इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। और जैसे इनफाइनाइट पे आएगा, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग में बंधा हुआ है यहां पर, ये वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब मैं लिख दूंगा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है E, देखो समझो, E2 माइनस E1, E2 नहीं मतलब E इनफाइनाइट माइनस E1, ये मतलब होती है। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में जो इतना गैप के बीच की एनर्जी हम देने पड़ रही है उसे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, इनफाइनाइट लेवल पे पहुंच जाए। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं बताता हूं फिर से तुम्हें। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है कि ग्राउंड एनर्जी लेवल से उठा के कहां ले जाए, इनफाइनाइट पे। तो जब इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो उसकी एनर्जी ई इनफाइनाइट हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना ही गैप के बीच में एनर्जी, इतनी ही एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी ना। समझ में आ रही बात। वही क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये लिख देना चाहो तो, यही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देना। ई इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी सर 0, माइनस जब इस एनर्जी लेवल पे वो है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। n बराबर 1 तो फिक्स है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर तुम्हें जूल में दिया हुआ है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला लगा देना 5 स्टार। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा अभी। आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं फिर दोबारा बता देता हूं, सेपरेशन और बाइंडिंग एनर्जी के लिए हो सकता है कि कभी इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट हो n बराबर 3 पर, तो क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है तो इससे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इनफाइनाइट पे पहुंचे। तब सेपरेशन बाइंडिंग एनर्जी के केस में क्या बोलेंगे, E इनफाइनाइट माइनस E2 या E इनफाइनाइट माइनस E3, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट था। समझ में आती है, समझ में आती बात। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। जनरली मेंशन नहीं करता है कि वो इनिशियल कहां पर प्रेजेंट था, तो हम कहां मान के चलेंगे, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे मान के चलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं। इसे मैं हटा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ये केवल आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था। हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इनके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। जो टोटल एनर्जी हमने बात की है उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख देंगे सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना सबसे पहले। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम उसने बोल दिया, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी दे दी आपको, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी पूछ रहा है, और साथ के साथ क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉल्यूशन में। हमने क्या टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले की थी। सर आपने एक रिलेशन बताया था, टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2, ये बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी। ये इसी फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है माइनस 6.8, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से। टोटल एनर्जी हो जाएगी 6.8 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी तो आ ही जाएगी ना, जस्ट माइनस तो कर दो, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू तुम्हारे पास है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, लिख दो। समझ में आ रहा है बात। अच्छा अब बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और हमें बताओ जल्दी से, जो टोटल एनर्जी हम जानते हैं माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जानते हैं हम,
ये वैल्यू जानते हो आप? अच्छा, इसने जो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी हमें दे रखी -3.4 -13.6 जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है सर? 1 होता है, और एन स्क्वायर। क्या यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी? डेफिनेटली एन की वैल्यू आ जाएगी। बता दो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एन स्क्वायर हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाय 3.4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यही है। तो एन बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 2, एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। अगर हमारे पास ऑर्बिट की वैल्यू आ गई, सेकंड ऑर्बिट, तो क्या सेकंड ऑर्बिट की रेडियस नहीं निकाल सकते? 0.529 एन स्क्वायर अपन में जेड निकल जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर दो सर। R2 की वैल्यू 0.529 एन स्क्वायर अपन में जेड, यही होता है ना आर की। तो मुझे बताओ R2, ये सॉरी ये तो जनरल आर की वैल्यू होती है, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.529, एन बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपन में जेड कितना है? 1। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 0.529 इंटू 4, और ये वैल्यू आएगी आपके पास आर्मस्ट्रॉन्ग में। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। दोबारा बता देता हूं, हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दी थी, हमने टोटल एनर्जी निकाल दी, डिवाइड बाय 2 करके प्लस कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्योंकि हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई थी ना, टोटल एनर्जी हमें फॉर्मूला भी पता है, यहां से एन की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टोटल एनर्जी से हम ऑर्बिट की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अगर ऑर्बिट की वैल्यू आ गई तो वहां उस ऑर्बिट की रेडियस निकालना बोहर ने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से हम यूज कर सकते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू मिलती है आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो हमें जो रेडियस मिलेगी वो मिलेगी आर्मस्ट्रॉन्ग में। बना लो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन मार्केट में आ सकते हैं। हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन और लिखेंगे। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम हमें दे दिया, हीलियम एटम के ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मेंशन कर दिया, नहीं किया होता तो हम ग्राउंड स्टेट ही मानते जनरली। इस 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम विल बी। ओ तेरी, इसने थोड़ा सा घुमा दिया, यहां पर घुमा दिया। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। जो हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली बात समझ में आ रही है? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने क्या बोल दिया कि जो हीलियम में है ना, हीलियम एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हीलियम को अगर 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो वो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब ये हीलियम से हीलियम प्लस बनाने के लिए हमें 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। समझ में आ गई क्या बात? ये बात तो समझ में आ गई। हीलियम को इतनी एनर्जी दो, वो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब हीलियम प्लस आयन बना देगा। अभी इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मुझे +2 बनाना है। यहां पर मैं लिख देता हूं -e, यहां पर भी लिख देता हूं -e। अब मुझे ये जो वैल्यू अगर पता लग जाए तो मैं क्या बोल दूं? उसने बोला कि बताओ हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सर एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बच्चा क्या सोचेगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा क्या सही? ऐसा आंसर सही नहीं आएगा, नहीं आएगा। ध्यान देना, हीलियम से एक इतनी एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, उसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अरे बात समझे? हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अब उसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब उससे तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना चाहते हो तो क्या इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, इतनी एनर्जी नहीं, इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसका रीजन जो है तुम्हें मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से ग्राफिकल मेथड से समझ में आएगा। बट अभी के लिए फिलहाल तौर पे समझो कि हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इतनी एनर्जी देनी पड़ी। जैसे ही हीलियम से रिलीज हुआ, इसके ऊपर प्लस आया ना, जब भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। न्यूक्लियस अगर पावरफुल हो गया तो वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होने देगा, हमें उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगली जो एनर्जी आने वाली है 24.6 से ज्यादा एनर्जी आने वाली है। अब वो वैल्यू कैसे निकालोगे? ये वैल्यू तुम्हें पता है क्या
क्या तुम्हें ये वैल्यू पता है कैसे निकाल सकते हैं? सर आपने बताया कि जो बोहर के फॉर्मूलेज है ना, बोहर के जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक डिराइव किए, सारे फॉर्मूले सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होते हैं। पिछले लेक्चर में बात की थी हमने कि बोहर के जितने भी फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या बोहर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते थे क्या? नहीं, लेकिन बोहर का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं हीलियम प्लस के लिए। सर जरूर, यहाँ हम बोहर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ध्यान देना, बोहर के फॉर्मूले में हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि बोहर के पास ये जो हीलियम आयन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है, वहां से उठा के इनफाइनाइट पे लाने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ती है बताओ? 13.6 Z²। क्या हीलियम का Z पता है? बस फिर तो आयोनाइजेशन एनर्जी आई जाएगी। ये वैल्यू जो है ये वैल्यू रहेगी आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 13.6 Z² के बराबर। समझ में आ गई क्या बात? तो लिख दो जल्दी से, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? सर टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी 24.6 प्लस में लिखेंगे 13.6 इंटू Z²। इतनी टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। 24.6। आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 13.6 Z² की बात करते हैं। हीलियम के लिए Z कितना होता है? सर 4 ही होता है क्या 2 होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z कितना होता है? 2, एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है। 2 24.6, और दूसरी जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कितनी हो जाएगी? 13.6 इंटू 4, तो जो 4 13 52, मतलब उससे तो बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। 24.6 प्लस 6 चौक 24, 4 13 52 और 2 54, 54.4 यही आएगा, यही आना है। 6 चौक 24, 2 4 4 13 2 यही आएगा। अब सोल्व कर दो। 4 और 6 10, 0 5 और 4 9, 5 और 2 7, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी टोटल हमें देनी पड़ेगी, और टोटल इतनी एनर्जी देने पर वो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों रिलीज कर देगा। अभी तुम्हें दो समझो, पहली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 54.4 देनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। ये कैसे होता है? ये तो केवल कैलकुलेशन हमने किया है, कैसे हमें समझना है ये आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ा उन्हें तो शायद समझ में भी आ गया होगा कि जब भी न्यूट्रल एटम से केटायन बनता है, न्यूट्रल एटम से जैसे ही पॉजिटिव आयन बनता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं होने देता। बना दो, ये अपन आगे पढ़ेंगे। लिख दिया ये सभी ने? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए टोटल एनर्जी पूछा, ये एनर्जी उसने दे दी, ये एनर्जी हमने बोहर के फॉर्मूले लगा के यूज कर दिया। तुम बोलोगे सर बोहर का फॉर्मूला यहां लगा सकते थे क्या हीलियम से हीलियम प्लस बनाने में? बताओ, सोचो थोड़ा सा। क्या हीलियम के पास अभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही के दो है? सर 2 है। इस हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो वहां पर बोहर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? बोहर का फॉर्मूला तब लगेगा जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जब एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन हो तब बोहर का फॉर्मूला लगा सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब इलेक्ट्रॉन का बोहर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। अब उसने एनर्जी हमें जूल में दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम की जो है, हीलियम की एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमें दे दी 19.6 इंटू 10⁻18, ठीक। देन फाइंड एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन इन दी सेकंड स्टेशनरी स्टेट। मतलब एक के लिए एनर्जी दे दी, दूसरे के लिए एनर्जी पूछ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, इसका एक पर्पज है। आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। कि क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पर्टिकुलर एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, जैसे मान लो हीलियम प्लस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहली बात तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी इतनी 19.6 इंटू 10⁻18।
अगर ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी ना, इसका माइनस साइन में लगा दो। अगर मैं बात करता हूं माइनस 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम, ऐसा अगर ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को अगर मैं माइनस में लिख दूं, ये तो प्लस में इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, यही वैल्यू अगर मैंने माइनस में ले ली ना, तो ये जो एनर्जी है हीलियम प्लस के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। क्या बोल रहे हैं, यही एनर्जी जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में दी है ये प्लस में है। अगर मैंने इसमें माइनस लगा दिया तो ये जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू हीलियम प्लस की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। कैसे सोचा, सोचो, देखो समझो, ऐसे देखो, हमने यहां पर बात की थी, ऐसे देखो, मुझे बताओ ये जो N1 पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी सर, -13.6 जेड स्क्वायर, यही होती ना, -13.6 जेड स्क्वायर होती है ग्राउंड स्टेट पे। इनफाइनाइट पे ले गई, जीरो हो गई, तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आई, प्लस में 13.6, तो क्या बोला है, अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है प्लस में, हम अगर माइनस लगा देंगे तो हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रही क्या, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन मैंने आपको उठाया है, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें हीलियम प्लस की दे दी 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, अगर मैं उसमें माइनस लगा दूंगा तो वो वैल्यू मुझे किसकी मिलेगी, हीलियम प्लस की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो मैं लिख दूंगा हीलियम के लिए हमें E1 दे दिया, E1 कितना दे दिया, -19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया सभी को। अच्छा बात करते हैं, ये तो हमारे पास N1 की वैल्यू आ गई 1, और E1 हमें दे दी इतनी वैल्यू। हमें पूछा क्या उन्होंने, सर हमें पूछा है बेरिलियम प्लस 3, बेरिलियम प्लस 3 के लिए पूछा है। तो बेरिलियम प्लस 3 जो है वो कहां पर पूछ रहा है, सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी। तो मैं लिख देता हूं E2 हमें बताना है, E2 हमें बताना है, और सेकेंड एनर्जी स्टेट के लिए N कितना हो जाएगा सर, N हो जाएगा N2 हो जाएगा 2, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब N कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आपके E1 और N1 पता है, N2 पता है, E2 पूछ रहा है, तो यार ये तो आना चाहिए। कैसे, दो यहां पर मैं Z भी लिख देता हूं, Z1 हमें कितना दिया हुआ हीलियम के लिए, सर हीलियम के लिए होता है Z2, और बेरिलियम की Z जो होता है, बेरिलियम के लिए Z कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 हो जाएगा ये। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर। जानते हैं फॉर्मूला कहां से आया, E बराबर होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो 13.6 तो हटा दो, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया भी था, E1 अपॉन में E2, यहां से क्या आ जाएगा, Z1 अपॉन में Z2 का होल स्क्वायर, N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, अब तो बहुत इजी है। E1 की वैल्यू में दे रखी है 19.6, माइनस में 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, यही दे रखी है ना। आगे बात करते हैं, -18 डिवाइड बाई E2 Z1 कितना दिया हुआ है सर 2, और Z2 कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, N2 दिया हुआ है हमें 2, और N1 1 का स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा सर, इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और इस 2 से ये कट जाएगा 2, एक कैंसिल आउट हो गया तो पूरा। तो E2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, E2 की वैल्यू आ गई -19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, मतलब घूम फिर के वापस वही आ गए, आंसर भी यही आ रहा है। इतना उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया और आंसर वही आ गया, कोई ना, वो तो चलेगा, डेटा है वो तो। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी पूछी है, तो सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट की जो एनर्जी वो तो आएगी माइनस में, आ रही बात समझे। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी, कितनी सेपरेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे, ये जो एनर्जी आ रही है इसी को क्या कर देते हैं कि सर जो सेपरेशन एनर्जी होती, सेपरेशन एनर्जी क्या होती, E इनफाइनाइट माइनस E2 करते, इनफाइनाइट तो क्या होता है 0, तो 0 माइनस में E2 की वैल्यू क्या है -19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो क्या आ जाता तुम्हारे पास आता प्लस में 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18। समझ में आ रही बात,
मतलब कुछ नहीं है, अगर इतनी स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी प्लस में दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बंधन तोड़ के बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब भी कभी स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी पता है माइनस में रहेगी, वो उसी एनर्जी को प्लस में कर दोगे तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, या बोल दो आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल नॉर्मल में फिर से बोलता हूं, अगर आपको दिया होता -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सेपरेशन एनर्जी है, तो मुझे बताओ जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी, सॉरी ये प्लस में रहेगा, प्लस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेशन एनर्जी है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो तो प्लस में, जो एनर्जी जो स्टेट की रहती है वो रहती है नेगेटिव में, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो जीरो, और इनफाइनाइट से जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं माइनस में वैल्यू बढ़ती जाती है। इस तरीके से ये होता है। हो जाएगा ये क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्ट इतना ही था कि आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, उसको माइनस में लगा दोगे तो वो ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी। तो आज हमने देखो, आज हमने टोटल एनर्जी की बात की, ग्राफ्स की बात की, आज हमने टोटल एनर्जी के ऊपर जो फॉर्मूलेज है, टोटल एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चन, ये जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ये सब किए। समझ में आ रही बात? एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एक दो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी के ऊपर ग्राफ कैसे आते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं। ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान देना। ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए लिख देना हेडिंग, इस छोटी सी हेडिंग बना दो, ग्राफ। और ग्राफ में कुछ नहीं करना है यार, बहुत इजी है। मुझे बताओ E बराबर हम क्या जानते हैं, -13.6 Z²/n², ये वैल्यू आप जानते हो। -13.6 Z²/n² जानते हो। अच्छा, ये तो आप जानते हो। काइनेटिक एनर्जी भी क्या जानते हो सर? काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं +13.6 Z²/n²। जो टोटल एनर्जी होती है उसी को, टोटल एनर्जी को ही तुम प्लस में कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आती है, और टोटल एनर्जी ये हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर मैं बात करता हूं, पहला ग्राफ बात करता हूं E वर्सेस Z के बीच में। किसके बीच में? E वर्सेस Z² के बीच में, और n जो है कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। बताओ जल्दी से, n कांस्टेंट है यहां पर। अब आगे बात करते हैं सर, यहां पर E, यहां पर Z²। बताओ जल्दी से, सिंपल, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए थे ना, वही क्वेश्चन यहां पर है कि y बराबर E हो जाएगा, x बराबर Z² हो जाएगा। इस फॉर्मूले में ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, यहां पर बताओ E = -13.6 और n², ये तो अंदर आ जाएगा क्योंकि n क्या है, कांस्टेंट है, मैंने अंदर ले लिया, बाहर तुम्हारे पास रहेगा Z²। बता दो जल्दी से, E = ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसे मैं क्या बोल दूंगा, m। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा m, और Z² को मैं क्या लिख दूंगा, x। y = mx। समझ में आ रही है बात अच्छे से? लेकिन सर आपने ये जो माइनस है ना, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा ना, ये वैल्यू तो बाहर ही रहेगी, माइनस तो बाहर रहेगा। y = -mx आएगा। -mx का ग्राफ कैसे बनता है? -mx का ग्राफ जो बनता है वो बनता है नीचे की तरफ, ऐसा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एनर्जी जो है रहेगी नेगेटिव में आ रही है, तो नीचे की तरफ लेनी पड़ेगी, y = E, ऐसे लेना पड़ेगा। ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आपके पास आ रहा है E वर्सेस Z² के बीच में। समझ में आ रहा है क्या? एनर्जी के जो ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ बनेंगे नेगेटिव में, काइनेटिक एनर्जी के जो ग्राफ बनेंगे वो बनेंगे पॉजिटिव में। हो जाएगा? मैं इसमें सेकंड ग्राफ की बात करता हूं, E वर्सेस Z। ध्यान देना, E वर्सेस Z जब n क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बताओ जल्दी से, अगर E वर्सेस Z की मैं बात करता हूं तो E वर्सेस Z में ग्राफ कैसे रहेगा सर? ये तो है हमारे पास E, लेकिन ये है हमारे पास Z। हमें पता है सर एनर्जी वाले ग्राफ, जो टोटल एनर्जी वाले ग्राफ तो नेगेटिव में बनेंगे, पहली बात तो, क्योंकि सब वहां पर नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं। अब ध्यान देना, E = हमारे पास है, E = है -13.6 / n², और बाहर है Z²। ऐसा ही है। अभी हमने क्या किया,
सर ई तो ले लिया y के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर माइनस ये पूरे का पूरा वैल्यू m, ये पूरी की पूरी वैल्यू m, और z को हमने लिख दिया x के बराबर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखो क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, ज्यादा ये हार्ड वाले क्वेश्चंस नहीं है ग्राफ वाले, केवल आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। देखो e बराबर -13.6 अपन में n स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया m, लेकिन माइनस तो रहेगा, माइनस m हो गया वो। e जो है मैंने लिख दिया y के बराबर, जेड स्क्वायर जो है, चूंकि ध्यान दो z किसके बराबर है x के, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के, y बराबर माइनस mx स्क्वायर, माइनस mx स्क्वायर। कैसा बनेगा सर? ये बनेगा इस तरीके से, ये बनेगा इस तरीके से y की तरफ टिल्ट होते हुए, ये y बराबर e है ना नीचे, इसकी तरफ ग्राफ बनेगा। बना सकते हैं, ये बना लो, एक बार ट्राई करना। पोटेंशियल एनर्जी ये तो हमने बनाया है कि टोटल एनर्जी का, एक बार ट्राई करो काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो बनेगा पॉजिटिव में। कैसा बनेगा? पॉजिटिव में। वो वाला भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड के बीच में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड के बीच में। समझना, यहां पर n तो कांस्टेंट है, अभी n तो मैं क्या मान के चल रहा हूं? कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। तो मुझे बता दो जल्दी से, ये तुम्हारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी z। और z लिया है क्या मैंने? z लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू अभी आई थी प्लस में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही था ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं था। अच्छा बताओ जल्दी से, सर ये हमारे पास हो जाएगा y और ये हमारे पास हो जाएगा x। तो बताओ y बराबर ये पूरी वैल्यू m, और जो z है ना, ध्यान दो, z को हमने क्या लिया? y, x, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। y इजिकल्स टू प्लस में mx स्क्वायर। कैसा बनता है बताओ जल्दी से? y इजिकल्स टू प्लस में mx स्क्वायर बनता है ऐसा। थोड़ा सा ज्यादा घुमा दिया, ऐसा। आ रही बात समझ में? समझ में आता है तो ऐसे देख लो, ऐसा बनेगा। तो ध्यान दो, सिंपल, टोटल एनर्जी का ग्राफ नेगेटिव में जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इतना सा डिफरेंस है। तो आज हमने जो पढ़ा है, आज थोड़ी सी लेंदी क्लास हो गई है, मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, और शायद कर भी दिया है वो, है ना। तो आज आप सेकंड लेक्चर देख रहे हो। ये जो लेक्चर आज हमने पढ़ा बोहर कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इजी भी था। यही टॉपिक आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे आगे 12th में जाने के बाद, लेकिन आई होप कि आपने यही 11th में अच्छे से कवर कर लिया हो, समझ लिया हो, ताकि वहां आपका जस्ट रिवीजन हो रहा हो। सर समझा रहे होंगे और आपको पूरा याद आ रहा होगा कि हाँ ब्रजेश सर ने भी ऐसा कुछ पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आज इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना, सारे ग्राफ खुद से बना के देखना, फिर ट्राई कर देख लेना कि भाई हाँ सही बन रहे कि नहीं बन रहे। जो हमने क्वेश्चंस देखे थे सारे समझ में आ गए। बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, क्लियर चीज। पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वो भी ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।